समान अध्ययन समान अध्ययन बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों की सामायिक नहीं था? मिलिंद। हर्यक वंश शासक बिम्बसार ने 544 ईस्वी से 492 ईस्वी तक मगध पर शासन किया था। मत्स्य पुराण से उसका नाम क्षेत्ररज दिया गया था। जैन साहित्य में उसे श्रेणी कहा गया है। बिम्बसार और अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा मत्स्य राज उदयन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने बौद्ध धर्म में राज्याश्रय प्रदान किया था तथा उनकी शिष्यता ग्रहण की थी। मिलिंद उनका समकालीन नहीं था। नागसेन द्वारा रचित मिलिंदोपनिषद में उसकी सूचना मिलती है। आधुनिक इतिहास साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। 18वीं शासक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, दिवांश युद्ध, बक्सर युद्ध। दिए गए युद्धों का सही कालक्रम निम्नलिखित है। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, दिवांश युद्ध, बक्सर युद्ध। अंबर का युद्ध कर्नाटक के निकट अनूरने फ्रांस सेना के बीच 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1797 ईस्वी को अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। वांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी में औरंगजेब ने फ्रांसीसी सेना को हराया था। बक्सर की लड़ाई में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ है। 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावी नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर तथा लखनऊ विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। झांसी में विद्रोह की कामन रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली थी। तात्या टोपी ने भी झांसी की रानी का सहयोग किया था। 30 मई 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपी की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण किया। 17 जून 1858 ईस्वी को युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल तथा मौलवी अहमद अल्लाह ने अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया था। लखनऊ पर कब्जा किए जाने के बाद बेगम हजरत महल बेचकर नेपाल चली गई और मौलवी अहमद अल्लाह एक लड़ाई में मारा गया।
कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किस संबंध में थे? बिहार। कुंवर सिंह बिहार में आगरा जिले में स्थित जगदीशपुर के एक प्रमुख जमींदार थे। वे 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे जब उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध का झंडा बुलंद किया गया। उस समय वे 80 वर्ष के वयोवृद्ध थे। प्राकृतिक ने उन्हें अदम्य साहस, विराट एवं सेनानायकों के आदर्श गुणों के मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने सहजत जिले में अंग्रेजी सत्ता उलटकर अपनी सरकार स्थापित की है। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। सामाजिक सांस्कृतिक जागृत निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किए। विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरुद्ध भी अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा प्रतिबंध के लिए कानून पारित किया है। 1830 ईस्वी में सभी प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया है। शेष दोनों कथन सत्य है। प्रमुख संस्थाएं संध्या आयोग अधिनियम। अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? एन राय। सोवियत रूस और उसकी क्रांतिकारी प्रतिबद्धता से आकर्षित होकर भारतीय क्रांतिकारियों की काफी बड़ी संख्या जो प्रवास में थे वहां पहुंची। उनमें से सबसे विख्यात एवं महान क्रांतिकारी का नाम था एन राय, जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार करने में मदद की है। राय के नेतृत्व में इसके विचार के साथ भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ है। जुलाई 1937 ईस्वी में 6 प्रांतों के कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में असम और पश्चिमोत्तर प्रांतों में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया। इस चुनाव में पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार गठित नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ इसे बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्रिमंडल गठित किया गया है। कांग्रेस सरकारों का कार्यकाल 2 वर्ष 4 माह था। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था? एनी बेसेंट को फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव माना जाता
है। 1888 से 1889 में फेबियन सोसाइटी के सदस्य ने 700 से अधिक भाषण दिए। यदि विसेंट सेडियन, वेब, बर्ट शॉ, विलियम क्लार्क आदि द्वारा रचित फेबियन लेख नामक संग्रह 1889 में प्रकाशित हुआ था, उन्हीं उन्हीं की सहायता से परिणाम स्वरूप 1884 ईस्वी में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरिन वे वेरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत और ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 सही है। भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल के गठन का श्रेय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लागू हुआ, अतः कथन 1 असत्य है तथा कथन 2 और 3 सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। 1 और 2 और 3 सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में प्रांतीय शासन का उत्बंध किया गया है। प्रांत में सीधे ब्रिटिश क्राउन से अपनी शक्ति का अधिकार प्राप्त किए। इस अधिनियम द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंधन था, लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हो सका। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा एक फेडरल बैंक की स्थापना का भी उपबंधन किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट निरस्त किया है? लॉर्ड रिपन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिप्टन के समय पारित हुआ था। इस लॉर्ड लिप्टन ने 1882 ईस्वी में रद्द किया है। यह अधिनियम देशी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया था। समाचार पत्रों के इतिहास में इसे काला कानून कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा से सही सम्मिलित है? आंदोलन, सत्याग्रह, सक्रिय संबंध, व्यक्ति। चंपारण, मोरारजी देसाई, चंपारण, राजेंद्र प्रसाद। सही चुनने से राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। अहमदा मिल श्रमिक, मोरारजी देसाई न। खेड़ा सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। चंपारण से राजेंद्र बाबू सहयोगी। अहमदाबाद मिल से श्रमिक आंदोलन गांधी जी संबंधित रहे, जबकि खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल संबंध रहे। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलनों में मोरारजी देसाई ने भाग
नहीं लिया था, अतः केवल 1, 2 एवं 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी की भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 सही है। जून 1945 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया था। इन नेताओं में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मुस्लिम लीग के नेता इंस जिन्ना तथा नेशनलिस्ट पार्टी, अनुसूचित जनजाति, सिखों आदि के नेताओं भी शामिल थे, किंतु जिन्ना के शिमला सम्मेलन को विकल्प कर दिया। इस समय लॉर्ड विल्लभ भारत का वायसराय था। जनवरी 1946 में बम्बई के वायुसेना के सैनिक ने हड़ताल कर दी। इसके बाद ही 18 फरवरी 1946 ईस्वी को रॉयल इंडिया नेवी के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं नौसैनिक, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, ने बम्बई में सैनिक विरोध कर दिया। इस नौसैनिक विद्रोह का प्रारंभ नौसैनिक प्रशिक्षण को तलवार के नौसैनिक द्वारा खराब खाने के बारे में शिकायत के साथ हुआ है। तलवार के नौसैनिक की हड़ताल का प्रभाव मद्रास तथा कराची तक फैल गया है, अतः केवल कथन 2 सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध में नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। अवध में होम रूल आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया है। गठन का नाम दिया गया किसान सभा 1 फरवरी 1918 में गैरशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय इनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। जून 1919 तक सूबे की 173 तहसील में इसकी 450 शाखाएं गठित कर ली गई है। किसान सभा ने किसानों को इस हद तक जागरूक बनाया कि दिसंबर 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों के भाग लिया है। जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश किसान सभा के स्थापना से संबंधित नहीं थे। 1931 ईस्वी में कांग्रेस की कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता को मंजूरी देने हेतु 21 मार्च 1931 को कराची के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। वैसे तो कांग्रेस प्रारंभ से ही जनता के आर्थिक हितों, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ती आ रही थी, लेकिन यह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। कांग्रेस ने यह घोषणा भी की कि जनता के शोषण का समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी जरूरी है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मूलतः अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था।
किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। लाहौर सत्र कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को 1929 ईस्वी में हुई लाहौर कांग्रेस के यह अधिकार दिया गया था कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़े हैं। इस आंदोलन में कर न अदा करना भी शामिल था। 1930 ईस्वी की मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम की कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें गांधी जी को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे अपनी इच्छा से जब और जिस जगह चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभ आरंभ कर सकते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपना पद छोड़ने को कहा, राजकीय रियासत के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। केवल सी इनमें से सही है। केवल सी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने भाषण में विभिन्न वर्गों को साफ साफ निर्देश दिए थे सरकारी कर्मचारी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। सैनिक अपने देवदासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। राजा महाराजा भारतीय जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करके तथा उनकी रियासतों में रहने वाले जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपनी भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आजादी हासिल हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी सागर तट। 1914 के बाद से पंजाबी अप्रवासियों का स्थायी घर बनने लगा था। यह गदर आंदोलन का क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। गदर आंदोलनकारियों ने सत्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। कामागाटा परमाणु एक राजनीतिक दल को ताइवान आधारित था। चीन एक किसान समाजवादी नेता था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल पोता था। चीन का एक गांव जहां से माओ तुंग ने अपना लांगा मार्च आरंभ किया था। कनाडा की एक यात्रा पर निकला एक जल पोत था। कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। यह घटना 1914 ईस्वी में हुई थी। कनाडा सरकार ने भारतीयों की अपने यहाँ प्रवेश पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया था। एक ऐसा प्रवासी कानून बना था जिसके तहत केवल वही भारतीय कनाडा जा सकता था जो भारत से सीधे कनाडा आया हो। किंतु नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाजत दे दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित सिंगापुर के ठेकेदारों का काम
कर रहे एक भारतीय नागरिक गुरदत्त सिंह ने किराए पर जहाज लेकर दक्षिण एवं पूर्व एशिया में इधर उधर रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर वैंकूवर जाने का फैसला किया। 376 यात्रियों से लादा कामागाटा मारू जहाज वैंकूवर की ओर चल पड़ा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को भारत के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की है? फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुना गया था। 1939 में उन्होंने फिर इस पद के लिए खड़े होने का निर्णय लिया। इस बार पी सीतारामैया अध्यक्ष पद के लिए इनके विरुद्ध में खड़े हुए। सीतारामैया को गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था, किंतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस 1977 में मुकाबले 1580 मतों से जीत गए हैं। इस पर गांधी जी ने बयान दिया था कि सीतारामैया ही हार, उनसे अधिक मेरी हारे है। कांग्रेस की आंतरिक कहल के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय तथा सिविल सेवा में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग नहीं लिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 2 और 3 सभी सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानिक था कि वे स्थानीय निकाय में चुनाव या लोक सेवा में नियुक्त के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंध नहीं आरोपित किया जाएंगे तथा इनमें दलितों वर्ग की उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवा में नियुक्त के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार प्रसंगत 3 कथन सही है। भारत का भूगोल, भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र, मानव भूगोल। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती है? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। नीचे दिए गए कोटों में प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 2 और 3 और 4। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सही है। व्याख्या। उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत प्रदेश में से एक है। इसके उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं नेपाल में, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखंड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान स्थित है। पंजाब उत्तर प्रदेश सीमा को नहीं स्पर्श करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल में छत्तीस पश्चिम बंगाल से बड़ा है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, दोनों सही है।
छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किमी है, जबकि पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किमी है। अतः छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल से बड़ा है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 20,83,38,03 व्यक्ति हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 80,17,61,97 व्यक्ति है। अतः दोनों कथन सत्य है। नोट जनसंख्या 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 2.56 करोड़ तथा पंजाब पश्चिम बंगाल की जनसंख्या लगभग 9.03 करोड़ है। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा ये बुंदेलखंड क्षेत्र में भी संकेंद्रित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ये सही है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर है, क्योंकि उत्तर में कल्ला सूबाई चोटी की ऊंचाई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिण में दोदाब बेटा चोटी 2637 मी है तथा अन्नाईमुड़ी चोटी 2695 मी स्थित है। इससे स्पष्ट है कि पश्चिम घाट का दक्षिणी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। शेष तीनों कथन सत्य है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा है? अन्नामलई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, अन्नामलई पहाड़ी, जीवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़िया, नीलगिरी और पहाड़िया, अन्नामलई पहाड़िया और अन्नामलई पहाड़िया, जवादी पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया, अन्नामलई पहाड़िया। ऑप्शन सी सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पहाड़ियों का सही क्रम अन्नामलई पहाड़िया आंध्र प्रदेश, जवादी पहाड़िया तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़िया तमिलनाडु, अन्नामलई पहाड़िया तमिलनाडु। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही आरोही क्रम कौन सा है? कोच्चि, कोलकाता, पटना, नई दिल्ली। कोच्चि में 250 सेमी से 200 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है। कोलकाता में 200 सेमी से 150 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है। पटना में 175 सेमी से 100 सेमी तक वर्षा होती है, जबकि दिल्ली में 100 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है। अतः इन नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा सही आरोही क्रम कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। राष्ट्रीय पार्क वन्य जीवन अभयारण्य को सूची 2 राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य। बोडला वन्य जीव अभयारण्य, गोवा। करंगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़। औरंग अभयारण्य असम और उषा कोष्टी वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा।
बोडला वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। कांगेरा घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। औरंग अभयारण्य असम में स्थित है। उषा कोटी अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में कुल वन क्षेत्रों में से लगभग 40% संघन वन क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की 1/3 क्षेत्र को वृक्ष वनों से ढकना है। ओनली 2 सही है। देश का 783 वर्ग किमी क्षेत्र वन क्षेत्र है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.64% है। इनमें से संघन वन 51,285 वर्ग किमी 1.56%, औसत घने वन 33,92,79 वर्ग किमी है 10.32%, और खुले वन 28,76,69 वर्ग किमी 8%, 86% क्षेत्र में फैले हैं। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्रों को वृक्ष वनों से ढकना है। नोट: वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 713,789 किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71% है। इसके साथ ही सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैगना घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन वर्णमाला श्रेणी में है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पाथरकांडू जल विद्युत परियोजना बनने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन पश्चिम के कुंतल पहाड़ियों में स्थित है, जो बालाघाट जिले में नीलगिरी पहाड़ियों की दक्षिणी पश्चिम ओर छोर पर है। यहाँ से सबसे नजदीकी शहर मन्ना घाट 40 किमी दक्षिण में है। शेष कथन सही है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसी एक का भाग्य है? चंबल परियोजना। यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए राजस्थान के मध्य प्रदेश में यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, प्रतापकोटा बैराज बनाए गए हैं। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी मृदा का संरक्षण करना है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्रता भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई भाखड़ा नागर परियोजना देश की सबसे बड़ी उद्देशीय योजना है। भाखड़ा बांध सागर का सबसे उच्च गुरुत्वीय बांध 226 मी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? नल्ला मलई। दिए गए विकल्प में नल्ला मलई जैव आरक्षित क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान में भारत में कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो यूनेस्को के
एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में सम्मिलित है, जो निम्नलिखित है: नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरिक नाकरिकेट, ग्रेट निकोबार, अल्फा अल्फा ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरवन, सिमिलीपाल, डिब्रू सैखोवा, देहांग, दिबांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, गमसत्यामलाई, चाणकमार्य, अमरकंटक, कच्छ, कोंडल डेजर्ट, सोसाचैलम और पन्ना। खनिज, शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार निम्नलिखित में से किसी एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? ऊष्मा विद्युत संयंत्र, सतारा महाराष्ट्र ऊष्मा ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु विद्युत संयंत्र, गुरुजी संयंत्र की सूची 2 राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। परमाणु विद्युत संयंत्र और राज्य। हाल, महाराष्ट्र। मानुगुरु, गुजरात। कागरापाल, आंध्र प्रदेश। कैंगा, कर्नाटक। परमाणु विद्युत संयंत्र, गुजरात संयंत्र, थाल, महाराष्ट्र। मानगुर, मध्य प्रदेश। कागपार, गुजरात। कैंगा, कर्नाटक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? परियोजना, परियोजना और योजना। हाँ, सही सम्मिलित नहीं है। जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण है, सही नहीं है। ओडिशा में राज्य के जाजपुर जिले में स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील कंपनी के अंतर्गत आती है, न कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत। शेष विकल्प चुनें। बिजली घर को सूची 2 राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। कोठागुदम, आंध्र प्रदेश। रायचूर, कर्नाटक। मेटूर, तमिलनाडु। वनकबोरी, गुजरात। कोठागुदम, आंध्र प्रदेश। ताप विद्युत ऊर्जा। रायचूर, कर्नाटक में। मेट्रो, तमिलनाडु। जल विद्युत। वनकबोरी, गुजरात में। ताप विद्युत चलित ऊर्जा शक्ति केंद्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के गत्याव सभी पंचायत व्यापारिक प्रकार का उत्पन्न करता है। भारत विश्व में चीन का सबसे उत्पादक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है। रेशम की गत्याव 5 श्रेणियां यथा मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर, ओक, टसर, इरी और मूंगा, इन सभी का विश्व में एकमात्र उत्पादक देश भारत है, अतः कथन एक सही है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है, अतः कथन 2 गलत है। सार्वजनिक समिति कंपनियों के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? कोची विमानपत्तन। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी की स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। यह पत्तन केरल की वाणिज्यिक राजधानी कहे जाने वाले कोची से 26 किमी की दूरी नेडुंबंजरी में स्थित है। विश्व का भूगोल, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। निर्देशन आगामी प्रश्नांशों
में दो वाक्याव्य है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों को वाक्यांशों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूटों का सहायता से चुनें। कूट 1, ए और आर दोनों सही है और ए आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। चंदा का सदैव एक अभिन्न फल ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चंदा अपने अक्ष पर 1/2 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। ऑप्शन सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। चंदा का एक ही अभिन्न फलक ही सदैव पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11:47 चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि 27 दिन 7 घंटे 23 मिनट 11 सेकेंड ही है। कथन शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। दोनों कथन ए और आर सही है तथा सही व्याख्या और आर शुक्र पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता है। यही कारण है कि यहाँ प्रेशर कुकर की अध्यक्षता उत्पन्न होती है। बुध में समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23 डिग्री अनंत है। उत्तरीय गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रदीप में है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, न कि 23.1/2 डिग्री पर। अतः कथन एक असत्य है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीपों पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किमी की दूरी पर स्थित है, न कि प्रायद्वीपीय पर। अतः कथन दो भी असत्य है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के अति निकट 9 डिग्री एन 77 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। अतः कथन 3 सत्य है। स्थल मंडल पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया 4/3 39 करोड़ वर्ग किमी, 33% अफ्रीका 2.98 करोड़ वर्ग किमी, 20% उत्तरी अमेरिका 2.43 करोड़ वर्ग किमी, 16%
दक्षिण अमेरिका 1.76 करोड़ वर्ग किमी, 12% अंटार्कटिका 1.33 करोड़ वर्ग किमी, 10%, यूरोपीय 0.97 वर्ग किमी, 7%, ओशियानिया 0.86 वर्ग किमी, 5%। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? साइकन रेल सुरंग चीन सम्मिलित सही नहीं है। जापान में 1988 ईस्वी में साइकिल के रेल सुरंग का निर्माण हुआ। इस सुरंग की लंबाई 34 मील है। यह विश्व की सबसे लंबी और सबसे महंगी लागत वाली सुरंग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी कुल भूक्षेत्र लगभग 1475 लाख वर्ग किलोमीटर है। और पृथ्वी के भूक्षेत्र एवं जल क्षेत्र का अनुपात लगभग 1.4 वर्ग है। पृथ्वी की जल की मात्रा की अधिकता प्रतिशतता प्रशांत महासागर में है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? 1 और 3 सही है, 2 गलत है। पृथ्वी का कुल क्षेत्र 510 वर्ग किमी है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 14,89,91 वर्ग किमी, 29.2% है। अर्थात इनमें से क्षेत्रफल पर महाद्वीपीय विस्तार पाया जाता है तथा पृथ्वी का जल क्षेत्रफल 36,11,50 वर्ग किमी 70.8% है। अर्थात इस भाग पर महासागरों का विस्तार पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी की भूक्षेत्र एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात लगभग 3.7 है। पृथ्वी के जल की मात्रा की अधिकतम प्रतिशत लगभग 3.7% है। पृथ्वी के जल का मात्रा का अधिकतम प्रतिशत 46% प्रशांत महासागर का है। इस दृष्टि से अन्य महासागर क्रमशः अटलांटिक महासागर 23.9%, हिंद महासागर